हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और केबीसी नैनो पब्लिकेशन के द्वारा जो मानचित्रों द्वारा भारत का भूगोल जो पब्लिश किया जाता है, उसमें जो हम लोग कंटिन्यू सीरीज के रूप में आगे बढ़ रहे थे, तो देखते हैं कि अगला चैप्टर क्या है। अगला जो चैप्टर है हमारे सामने, आप उसका नाम है भारत के प्रमुख चट्टान समूह। भारत का प्रमुख चट्टान समूह। तो इसमें आप देख पाएंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी सभी अदर एग्जाम के लिए यह चैप्टर काफी उपयोगी हो जाता है। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन से हैं, और आप यह भी देखेंगे कि इसके अलावा गोंडवाना सेल समूह में कौन कौन से खनिज पदार्थ मिलता है, कोयला किस क्षेत्र में मिलता है, खनिज संपन्न कौन कौन से मृदा है, लावा से जुड़ा हुआ कौन कौन से मृदा पाए जाते हैं। तो पूरे भारत का जो भौगोलिक दृष्टिकोण पे नजर डालेंगे मृदा के हिसाब से, तो पता चल जाएगा कि कितना हमारे लिए उपयोगी है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपसे पूछा जाएगा, पूरे भारत के मानचित्र पर दर्शाया गया है कि कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन कौन से सॉइल या मृदा पाए जाते हैं। तो इसके बनावट पे आप नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि यह चैप्टर कितना आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का, आप एक छोटा सा, कोई भी व्यक्ति जानना चाहेगा, आप भूगोल पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में भी यह चैप्टर आपको दिखाया गया है, बताया गया है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। 12वीं तक के जो भूगोल है आप उसमें देख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ देता है कि सबसे प्राचीनतम सेल समूह का नाम बताइए, तो आपका सीधा जवाब आना चाहिए कि सर आर्कियन सेल समूह है। आर्कियन सेल समूह है, यह सबसे प्राचीनतम सेल समूह है। इसे हम प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। और यह रूपांतरण में देखेंगे तो निस और सिस्ट के रूप में रूपांतरित है। तो ये आपको दिखाना है, बताना है कि पहला लाइन कि आपको यहां पे आपको ध्यान रखना है निस और सिस्ट। जैसे निस और सिस्ट या प्राथमिक चट्टान की बात आए तो आपको सीधा सा जवाब आना चाहिए कि आर्कियन सेल समूह के बारे में बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। आप देख पाएंगे कि ये एरिया है कहां, तो आप बुंदेलखंड वाला एरिया देखेंगे। निस, बुंदेलखंड में निस और बेल्लारी निस इसमें सबसे प्राचीनतम है। सबसे प्राचीनतम है। अगर पूछ दिया जाए आपसे कि सबसे प्राचीनतम सेल समूह कौन सा क्षेत्र है, किस एरिया में मिलता है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि बुंदेलखंड का निस और बेल्लारी निस जो है सबसे प्राचीनतम है। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि जीवाश्म का अभाव होता है। इसमें क्या है? जीवाश्म का अभाव है। और यह किस किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो अरावली क्षेत्र में, धारवाड़, कुडप्पा, मेघालय का पठार तथा मिकिर की पहाड़ियों आर्कियन युग के चट्टान से निर्मित है। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि अरावली किससे, तो सबसे प्राचीनतम अवशिष्ट, जिसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं आप, अरावली जो राजस्थान के क्षेत्र में है, तो अरावली हो गया। धारवाड़ आप देख में पाएंगे, कुडप्पा देख रहे हैं, मेघालय का पठार और मिकिर की पहाड़ियां, ये सभी जो है आर्कियन सेल समूह से निर्मित है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इस प्रकार प्रायद्वीपीय दक्षिण से कन्याकुमारी, दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक के भाग में आप इसे आर्कियन सेल समूह के निर्मित चट्टान को देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावे आप मैप पर देखेंगे तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला में कराकोरम जो रेंज है, ये केएलजेपी आपको पता है, केएलजेपी। ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। केएलजेपी उत्तर से आप चलेंगे, आप ऊपर से चलेंगे, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ऐसे याद रखने के लिए केएलजेपी भी याद रखेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, आसानी से आप समझ जाएंगे कि अच्छा चलिए ऊपर से अगर हम आ रहे हैं तो इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं का विभाजन है। तो इसमें आप देखेंगे हिमालय से पहले भी आर्कियन सेल समूह आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसमें कौन कौन है भाई? काराकोरम श्रेणी मिल जाएगा, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी आपको दिखाई पड़ेगा। और आप इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां भी आप देख पाएंगे कि आर्कियन सेल समूह के चट्टान मिल जाते हैं। तो यह अभी आप क्या समझे कि आर्कियन सेल समूह में आपको बताना है बेल्लारी और बुंदेलखंड, निस और सिस्ट के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि सबसे प्राचीनतम है निस, बेल्लारी निस और बुंदेलखंड निस सबसे प्राचीनतम है, यह भी आपको बताना चाहिए था। फिर आपको ध्यान रखना है कि धारवाड़, कुडप्पा, अरावली और मेघालय के पठार के साथ साथ आप देख पाएंगे कि मिकिर की पहाड़ियों में भी आर्कियन सेल समूह मिलता है। तो इसका मतलब है कि कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान के हिस्से तक
आर्कियन शैल समूह का बेल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। उसके अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर उसे अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। कुडप्पा आंध्र प्रदेश हिस्सा में आप जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के हिस्सा के नाम से दिखाई पड़ेगा। फिर आपको कर्नाटक में जाएंगे तो कर्नाटक के क्षेत्रों में अलग नाम दिखाई पड़ेगा। अलग अलग नाम से हम इसको देखने का काम करते हैं। फिर हमने कहा कि आप हिमालय की जो शिखर है आप देख पाएंगे तो वहां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की जो श्रेणियां हैं वहां भी आप देख पाएंगे कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में आपको आर्कियन शैल समूह मिल जाएंगे। इस आर्कियन शैल समूह आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक के बात समझ में आ रहा होगा। अब इसमें कहा कि जीवाश्म नहीं होता है लेकिन खनिज संसाधन होते हैं। आर्कियन शैल समूह जो होगा, जो मृदा है, उसमें आप देख पाएंगे खनिज संपदा आपका भंडार होता है, जिसमें लोहा, तांबा, मैग्नीज इत्यादि जो धातु है वह धात्विक और अधात्विक दोनों तरह के प्रधानता आप देख पाएंगे। तो यह भी आपको याद रखना है। अब आया कि धारवाड़ समूह, तो यहां भी दूसरा आपको है धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह की चट्टानें भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टान है। पूछेगा भारत के प्रथम रूपांतरित मतलब अवसादी, टेम्परेचर, जलवायु, लंबे समय के बाद मृदा क्या होता है कि अलग अलग फॉर्मेट में बदलने लगता है। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि भारत के प्रथम रूपांतरित चट्टान कौन है, तो धारवाड़ समूह है। अब कह रहा है कि आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टान, जो प्राथमिक चट्टान था, उसे चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टान है। यह कैसा है, धारवाड़ की प्राथमिक शैल जो है आर्कियन शैल समूह है। उसके बाद क्या हुआ कि अपर्दन और निक्षेपण लंबे समय से हुआ और उसके बाद ही जो नया परत बना उसे हम धारवाड़ समूह कहते हैं। आपको दिखाई पड़ेगा यह रूपांतरित हो चुकी है, अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी क्या है धारवाड़ क्रम में कि यह आपको देख पाएंगे कि प्रथम भारत की रूपांतरित चट्टान है और जीवाश्म का अभाव होता है। इस समूह के चट्टानों का निर्माण आप देखेंगे तो आग्नेय निक्षेप शिस्ट और निश से हुआ है। इसका नामकरण धारवाड़ मतलब इसलिए कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा है, धारवाड़ जिले के नाम पर पड़ा है। अब इसको तीन भागों में आप क्या कर सकते हैं, भारत के इसके विस्तार को तीन हिस्सों में हम लोग बांट के समझ सकते हैं। कर्नाटक अगर आप जाते हैं तो कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा जिला, ये आपको कर्नाटक में धारवाड़ समूह मिल जाएंगे। कर्नाटक में धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। तमिलनाडु में आप चलते हैं तो तमिलनाडु के हिस्सा में आप देख पाएंगे कि तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई जिला तक फैला हुआ है। नीलगिरी आप इस पे देख सकते हैं आर्कियन शैल समूह का ये डाटा आपको मतलब दिखाई पड़ रहा है, आर्कियन शैल समूह वाला एरिया है। यहाँ पे हम लोग जस्ट अभी हम लोगों ने देखा है आर्कियन शैल समूह। धारवाड़ शैल समूह का अभी जस्ट हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि किस किस क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह दिखाई पड़ रहा है। मानचित्र को देखने से आपको पता चल रहा होगा। तो हमने कहा कि धारवाड़ को हम लोग इसलिए कहते हैं कि कर्नाटक के क्षेत्र में यह सबसे बड़ा निक्षेप आपको दिखाई पड़ा और यह आप देख पाएंगे कि भारत के प्रथम रूपांतरित चट्टान है। इसके तीन हिस्से में हमने बांटा। कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में आप देख लीजिए तो बेल्लारी, शिमोगा और धारवाड़, यह जिला फेमस है इस चट्टान के लिए। तमिलनाडु में जाएंगे तो नीलगिरी और मदुरई जिला, एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि यह आप थोड़ा सा बस अपने भारत के मृदा को अगर समझ रहे हैं तो पूरे एरिया के मृदा को आप आसानी से समझने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये आप काफी आपके लिए उपयोगी हो जाता है। अब फिर आ जाइए छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया जो झारखंड का एरिया है। तो छोटा नागपुर का पठार का मध्य हिस्सा में और पूर्वी भाग में मेघालय के पठार में और मिकिर पहाड़ियां, यस यहां भी आप जाएंगे तो धारवाड़ क्रम के चट्टान मिल जाएंगे आपको। तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावे यहां से दिल्ली के अरावली, रियोल श्रेणी मतलब दिल्ली श्रेणी से अलवर, राजस्थान के दक्षिण प्रदेश तक भी आप देख पाएंगे धारवाड़ क्रम के मृदा को। तो यह काफी उपयोगी होता है। अब यहाँ पे उत्तरी भारत में इस प्रकार के चट्टानें लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, स्पीति घाटी और मेघालय पठार तक विस्तृत है। तो धारवाड़ समूह को हम लोग समझने का काम किए हैं। अब यहाँ पे एक और शीर्षक आया कि अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो आपसे पूछ देगा कि अरावली पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको बताना है कि सर धारवाड़ समूह के चट्टानों से हुआ है।
धारवाड़ समूह के चट्टानों से हुआ है। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार इसी समूह के चट्टान में पाए जाते हैं। अगर पूछ दिया जाए कि भारत का सर्वाधिक खनिज संसाधन किस चट्टान समूह में मिलते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर धारवाड़ समूह में। मतलब इसका मतलब हुआ कि आर्थिक दृष्टिकोण से धारवाड़ समूह के चट्टाने भारत के लिए काफी उपयोगी साबित हो जाते हैं। तो ये आपको धारवाड़ समूह को याद रखने की आवश्यकता है। इसमें आप देखेंगे लौह अयस्क, सीसा, मैग्नीज, चांदी, डोलोमाइट, अभ्रक, निकेल, बहुमूल्य पत्थरों की प्रचुरता है। यह तो ध्यान रखने की जरूरी है। अब तीसरा जो है कुडप्पा समूह। कुडप्पा समूह के चट्टाने आप देखेंगे, हमने कहा कि धारवाड़ समूह की चट्टाने प्रथम रूपांतरित चट्टान है, तो इसमें कुडप्पा समूह के चट्टाने अपसादी परतदार चट्टान है। कैसा है? अपसादी परतदार चट्टान है। अपसादी परतदार चट्टान है और इसमें जिसका निर्माण धारवाड़ समूह के चट्टान, अब ये बना कैसे है? अपसाद है मतलब निक्षेप है वो, मतलब कई लंबे समय से निक्षेपन के कारण क्या हुआ होगा कि उसका निर्माण हुआ होगा। तो धारवाड़ समूह के चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपन से कुडप्पा समूह का निर्माण हुआ है और यह अपेक्षाकृत कम रूपांतरित चट्टान है। सैल, शिस्ट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर से निर्मित है। पूछेगा कुडप्पा समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो पहला कि अपसादी परतदार चट्टान है, एक लाइन। दूसरा बताना है कि इसमें यह जो है सैल, स्लेट, क्वार्टजाइट एवं चूना पत्थर से निर्मित है। यह ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब जिस मैप पर देखिए कुडप्पा समूह का सैल कहां कहां मिल रहा है, तो आप देख रहे होंगे कि आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, तमिलनाडु का भी हिस्सा है। आप देखेंगे तो राजस्थान का हिस्सा लिए हुए है यह एरिया। तो कुडप्पा समूह के चट्टानों को हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। अब यहां भी कुडप्पा नाम इसलिए पड़ा कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र में सर्वप्रथम पाया गया है कुडप्पा। कुडप्पा जिले के नाम पर ही पड़ा। जीवाश्मों का अभाव होता है। अगर कुडप्पा सैल समूह के मृदा में देखेंगे तो वहां भी जीवाश्मों का क्या होता है कि अभाव होता है। ठीक है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में एक चंद्राकार पेटी के रूप में दिखाई पड़ेगा। चंद्राकार पेटी के रूप में दिखाई पड़ेगा, इसलिए इसका नाम हम लोग कुडप्पा सैल समूह कहा है। ठीक है। अब इसका ज्यादातर विस्तार आंध्र प्रदेश। ठीक है। कुडप्पा और कुर्नूल, राइट, यहां समझ रहे होंगे। कृष्णा घाटी, अन्नामलाई घाटी के क्षेत्र, ऊपरी कुडप्पा श्रेणी, पापाघानी, चेरियार घाटी, निचली कुडप्पा श्रेणी, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली तथा लघु हिमालय में पाए जाते हैं। एक चीज बताइए कि जब जिस प्रकार का मृदा होगा उसी प्रकार के आप क्या करेंगे कि एग्रीकल्चर आपका वही निर्धारित कर देगा कि भारत में एग्रीकल्चर किस प्रकार का होगा। अगर जलोढ़ मृदा नहीं है तो इतना मान के चलना है कि यहाँ पे क्रॉप जो होगा, गेहूं धान की फसलें कम होगी, खनिज संसाधन वाला बेल्ट है, तो यहाँ इंडस्ट्री का विकास अधिक होगा। समझ रहे होंगे। और कच्चे रॉ मटेरियल आपको धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार का दिखाई पड़ रहा है, तो इसकी संपन्नता क्या होगी? अधिक हो जाएगा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चट्टान समूह है क्योंकि इसमें कई सारे आपको बालू पत्थर से लेकर स्लेट, तांबा, निकेल मिलेगा। साथ ही इसमें कई सजावटी जो हम लोग मार्बल्स का जो संगमरमर, जस्ता, ये सब लगाते हैं, इसी चट्टान में आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो जिस एरिया में है गोलकुंडा के हीरे तथा रायपुर चट्टान लौह समूह, लौह अयस्क, इसी में मिलेगा आपको। कहाँ पे? धारवाड़ के चट्टानों में। ठीक है। सॉरी, कुडप्पा समूह के चट्टानों में मिलेगा। यह आपको दिखाई, यहां तक आपको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आया बिंद समूह। तो बिंद पर्वतमाला आप देख पाएंगे कि उत्तर और दक्षिण या दक्षिण का विभाजक रेखा के रूप में जाना जाता है। तो बिंद समूह की जो पर्वत श्रेणियां हैं, चट्टान इसके बिंद पर्वत श्रेणी के आधार पर रखा गया है। यह पर्वत श्रेणी उत्तरी मैदान, गंगा के मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य विभाजक का काम करता है। यह क्या है कि यह मध्य विभाजक का काम करता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यह जो बिंद समूह के चट्टाने हैं, अपसादी निक्षेपों की बहुलता है। ठीक है।
इसी में आप देख पाएंगे कि यहाँ जितने भी आपको हिस्टोरिकल प्लेस बनाए गए हैं, बिंद शैल समूह के पत्थरों को काट कर लाया गया और उसी के आधार पर, चाहे आप लाल किला देख रहे हैं आगरा के, चाहे दिल्ली के कई सारे भवन जो मुगल काल में बनाए गए हैं, उसको बनाने में बिंद शैल समूह का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसमें आप बिंद शैल समूह जो विभाजक के काम कर रहा है, वह उत्तरी भारत और दक्षिणी या दक्कन भारत का, इसमें हीरा युक्त लौह अयस्क सीसा का जमाव तो मिलेगा ही, साथ ही पन्ना के प्रसिद्ध हीरा के खान इसी क्षेत्र में स्थित है। विंध्य शैल समूह में ही पन्ना के प्रसिद्ध हीरा की खान स्थित है। ठीक है, यहाँ पे प्राचीन आलावली से संधि क्षेत्र में लगभग 800 किलो में भ्रंश घाटी में पाया जाता है, जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। पूछेगा कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर वह बिंद शैल समूह में देखा गया है, बिंद शैल समूह का एरिया है। तो यहां आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इसका विस्तार आप देख पाएंगे तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के अरावली श्रेणी, दिल्ली एवं आगरा के लाल किले, सांची एवं सारनाथ के स्तूप, दिल्ली के जमा मस्जिद, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी के प्राचीन स्मारक इसी क्रम के चट्टान से बने हुए हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से कि लाल किला या जमा मस्जिद का निर्माण किस क्षेत्र के पत्थरों से लाकर बनाया गया है, तो आपको ध्यान जाना चाहिए कि बिंद क्रम के जो चट्टान है उसी से इसका निर्माण किया गया है। तो यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का हम लोग क्लियर देख चुके हैं। अब हमारा है गोंडवाना समूह या कार्बोनिफेरस युग या द्रविड़ तंत्र। अब हमारा जो पांचवा हिस्सा है, आप देख रहे हैं कि यह गोंडवाना, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कोयला के दृष्टिकोण से, और वह भी क्षेत्र पूछ दिया जाता है कि किस किस क्षेत्र में कोयला का उत्पादन होता है या फिर उसका भंडारण है। तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ से कई बार ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह भी ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर के दृष्टिकोण से, संस्कृति कल्चर के दृष्टिकोण से, हिस्ट्री के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से आपको कई सारे चीजों को समझाने में ज्योग्राफी वाला एरिया मददगार साबित होता है, क्योंकि आप उस क्षेत्र को अच्छे से अवलोकन किए होते हैं। तो हम लोग गोंडवाना समूह में देखते हैं कि इसका निर्माण कार्बोनिफेरस के जुरैसिक युग में हुआ है, और यह लंबे समय अवसाद संचित होने की प्रक्रिया, लंबा समय लगा है। और यहाँ पे अकशेरुकी जीवाश्मों की अधिक वर्चस्व है, अकशेरुकी जीवाश्म की बहुलता दिखाई पड़ेगा। और इसमें कोयला वाला क्षेत्र, कोयला का सबसे ज्यादा पूछेगा कि गोंडवाना किस शैल समूह में कोयला प्राप्त होता है, तो आपको बताना है कि सर गोंडवाना शैल समूह में। ठीक है, अब इसकी विभाजन 4 क्षेत्र में बांट दिया गया है कोयला वाला क्षेत्र को, या गोंडवाना मृदा जो आपको गोंडवाना शैल समूह जो है उसका 4 हिस्से में बांटकर अध्ययन करना है। पहला, छोटा नागपुर से लेकर दामोदर, छोटा नागपुर का दामोदर घाटी क्षेत्र याद रखिएगा। तो पूछेगा कि दामोदर घाटी क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, महानदी, उड़ीसा का क्षेत्र है महानदी, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा, गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश का, और वेन, गंगा और वर्धा घाटियां मध्य प्रदेश का सतपुरा बेसिन, यह तीसरा, यह भी ध्यान रखिएगा। चौथा, कच्छ काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान और कश्मीर तथा सिक्किम का क्षेत्र। यह जो सभी क्षेत्र 4 हिस्से में हमने बांटा है गोंडवाना समूह को, आप इस तरीके से याद रखिए। लोकेशन को ध्यान रखना है कि वह कौन सा एरिया है जहां पे गोंडवाना शैल समूह अकशेरुकी जीवाश्मों का अधिकता है, और वहां से आप देख पाएंगे कि इसी शैल समूह इसका आर्थिक दृष्टिकोण से इसलिए उपयोगी हो जाता है कि ऊर्जा जो है, आप देखेंगे कि ऊर्जा के लिए काफी, तापीय ऊर्जा के लिए काफी कोयला काफी उपयोगी है। भले ही उसका नेगेटिव प्रभाव हो रहा है कि जलवायु का असर करता है, लेकिन अभी अर्थव्यवस्था को चलाना है, भारत को सशक्त और समृद्ध करना है, तो निश्चित है कि उसका उपयोग हम लोगों को करना होगा। तो आप 95% कोयला का भंडार पाया जाता है, समझ में आ रहा होगा। अन्य भी चीजें हैं, तो इसे तापीय ऊर्जा का स्रोत, भारत का तापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत इसी में आप देख पाएंगे। अब देखिए जरा
कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा डाल्टनगंज कोयला क्षेत्र, भोपाल, सुहागपुर, नागपुर, रानीगंज, झरिया, बोकारो, करणपुरा, तलचर, कुटर कोयला क्षेत्र, गोदावरी घाटी। यह जो मानचित्र पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यह जब भी अगर प्लेस आ रहा है एग्जाम में तो आपको बताना है कि यह निश्चित तलचर क्या है, कोयला क्षेत्र है, करणपुरा भी कोयला क्षेत्र है, बोकारो, झरिया, रानीगंज, ये सब तो याद रहेगा आपको, राजमहल, डाल्टनगंज, ये सारे जो प्लेस आप देख पा रहे हैं कार्बोनिफेरस युग में आप जीवाश्मों के लंबे निक्षेप के कारण आप वृक्ष हो गए, जीव जंतु हो गए, इसी से क्या हुआ, वृक्षों का जब समय धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पे घटनाएं हुई और क्या हुआ कि वही वृक्ष जो है आप देख पाए कोयला के रूप में लंबे समय ताप और दाब के कारण कोयला के रूप में हम लोग देख पाते हैं। तो यह ऊर्जा का भंडार है। आप इसको, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए ऊर्जा का भंडार क्षेत्र है हमारे पास कोयला क्षेत्र है। अब आया दक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस तंत्र, दक्कन ट्रैप या क्रिटेशियस तंत्र। अब यह भी आपको ध्यान रखना है कि किस क्षेत्र में है। तो ये आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में दक्कन समूह के चट्टान का निर्माण क्रिटेशियस युग या इयोसीन युग के मध्य ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। तो आपसे कई बार ज्वालामुखी लावा उद्घाटित जैसे काला ब्लैक सॉइल का चर्चा बार बार आता है और वह कपास मृदा के लिए काफी उपयोगी हो जाएगा। और महाराष्ट्र वाला हिस्सा देखेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश का जो बेल्ट होता है उसमें आपको काली कपासी मृदा देख पाएंगे। तो यह जो है दक्कन ट्रैप के नाम से फेमस है। ठीक है, अब इस चट्टान में क्या होता है कि क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास एवं फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो आपको इस क्षेत्र में अगर कपासी मृदा के लिए कपास का खेती करना चाहते हैं तो अच्छा बताइए कि जब कपासी मृदा होगा तो कॉटन इंडस्ट्री वहां डेवलप होना ही होना है। यह बात तो आप एग्री करते हैं। तो यह जब आप मृदा के चीजों को अच्छे से समझे हुए होंगे तो निश्चित है कि आपको अन्य गतिविधियां का समझ बेहतर तरीके से हो जाएगा। तो वर्तमान में दक्कन ट्रैप का विस्तार लिखा है कि यहाँ पे गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र में देखेंगे, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में दक्कन ट्रैप का विस्तार है जो लावा निर्मित है। ज्वालामुखी क्रिया से इयोसीन युग के मध्य ज्वालामुखी क्रिया की जब घटनाएं हुई तो इसी से इस मृदा का निर्माण हुआ और यह मृदा कपासी मृदा के लिए काफी उपयोगी साबित हो जाता है। तो ये आपके लिए काफी उपयोगी है। अब यहां देख लिया जाए क्रिटेशियस तंत्र की चट्टानें। आप देखिए जरा, मध्य प्रदेश का मालवा का हिस्सा लेते हुए आप देख रहे हैं कि कर्नाटक का उत्तरी और गुजरात का हिस्सा सौराष्ट्र क्षेत्र, यह जो एरिया है, यह क्षेत्र आपको आप देखेंगे कि ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण इसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब है कि क्रिटेशियस तंत्र इयोसीन के समय में क्या हुआ कि आपको ज्वालामुखी की घटनाएं हुआ और उसी से लावा मृदा के कारण इस काले मृदा का निर्माण हुआ जिसे हम दक्कन ट्रैप के नाम से जाने जाते हैं और कपासी मृदा के लिए या कपास की खेती के लिए काफी उपयोगी साबित हो जाता है। अगला जो है तृतीयक समूह। इस समूह में द टर्शियरी ग्रुप के जो मृदा है उसको किस क्षेत्र में है तो हमको दिखाई पड़ेगा कि आप देख पाएंगे कि स्तनजीवों पेड़ पौधों के जीवाश्म जहां पाए जाते हैं वहीं आपको टर्शियरी समूह के चट्टानों में अनेक प्रकार के स्तनपायी जीव, पेड़ पौधे, अकशेरुकी जीव के जीवाश्म पाए जाते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि तृतीयक समूह की क्या विशेषता है तो आप बता सकते हैं। अब तृतीयक समूह में देखेंगे कि जहां आप हिमालय देखते हैं, हिमालय के आसपास में भूसन्नति के समय में आप देखेंगे कि 33 भूसन्नति की निपेक्षित अवसानों के उत्थान से क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण। इसका मतलब है जहां पे हिमालय का जो रेंज है उस रेंज में 33 सागर था। आप जहां पे हिमालय का निर्माण देखते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में 33 सागर था और यहाँ पे क्या हुआ कि सागर या नदी के कारण हुआ धीरे धीरे भूसन्नति, भौगोलिक क्रियाएं होते रहे जिस कारण क्या है कि वो सागर
का जो है जो बनावट था वह बदलने लगा, रूप रंग बदलने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ, वही उसका जो ऊंचाई है बढ़ते चला गया और जल चक्र समाप्त हो गया। और इस कारण से आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। 33 भूसन्नति का जो परिकल्पना है उसी दौर में आप देख पाएंगे कि हिमालय का निर्माण, निक्षेप में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में टर्सरी तंत्र की घटनाएं यानी कि तृतीय समूह कच्छ, काठियावाड़, कोकण, मालाबार, नीलगिरी और पूर्वी घाट के तटीय भाग में भी घटी। भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे टर्सरी युग की भी घटनाएं हुई। एक तो हिमालय का निर्माण टर्सरी युग में हो रहा है और वहां 33 भूसन्नति के कारण हो रहा है। इसके अलावे आप देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां की टर्सरी तंत्र का विकास हुआ। कच्छ में गुजरात के कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र है, कोकण तट है, मालाबार तट है, मालाबार आप देखेंगे तटीय क्षेत्र, नीलगिरी और पूर्वी घाट के तटीय भागों में यह घटना आपको घटते हुए दिखाई पड़ रहा होगा। तो भारत को ओवरऑल जब मृदा पर दृष्टिकोण डालेंगे तो कई सारे पहलू आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि कैसे आप देख पा रहे हैं आर्कियन सेल समूह से लेकर कुडप्पा, धारवाड़, कुडप्पा होते हुए जब आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर हमने कहा कि आपको अरावली का निर्माण से लेके आप देखेंगे गोंडवाना लैंड या गोंडवाना क्षेत्र का मृदा देखे जहाँ की कोयला की बहुलता है, आप उसको भी समझते हुए जब आगे पढ़े तो तृतीयक सेल समूह आपको दिखाई पड़ा। तो तृतीयक सेल समूह हिमालय के उत्थान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों के उत्थान के लिए भी काफी उपयोगी हुआ है। अब आया कि क्वाटरनरी ग्रुप, चतुर्थक समूह, द क्वाटरनरी समूह। अब इसमें क्या हुआ, इस चतुर्थक समूह की चट्टानों में चतुर्थ महाकल्प के अवसाद तथा निक्षेप से आधुनिक युग के बहुत से जीवों और जीवाश्म पाए जाते हैं, जिसमें स्तनपायी दूध देने वाले जीवों का जीवाश्म भी शामिल है। अब यहाँ पे इतना होने के बाद उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति इसी दौर में हुआ। आप देखेंगे क्वाटरनरी ग्रुप में चतुर्थिक युग में हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि क्वाटरनरी ग्रुप में नदियों का विकास, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, इसी के साथ नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी के चबूतरों भी इसी युग में निर्मित हुए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हिंदू, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण किस दौर में हुआ, अच्छा बताइए कि नदी घाटी क्षेत्र है तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा की बहुलता होगी, और जहां जलोढ़ मृदा की बहुलता होगी वहां पे आप देखेंगे कि जनसंख्या बसाव सबसे अधिक दिखाई पड़ेगा। तो यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इस मृदा का निर्माण, जलोढ़ मृदा का निर्माण या चतुर्थक समूह की चट्टानों का निर्माण आपको गंगा से लेकर सिंधु, आप ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती नदी घाटी में आप देख पाएंगे इस युग के निर्मित चट्टान, और यह काफी उपयोगी चट्टान है। तो मानचित्र पर चतुर्थिक क्वाटरनरी ग्रुप का अगर मृदा को फोकस किया जाए तो आप जरा देखिए कि एक बहुत बड़ा बेल्ट लिए हुए है। आप देखिए इसको, एक बहुत बड़ा बेल्ट आप देख पा रहे होंगे कि इस मृदा का निर्माण इस क्षेत्र में आप देख पाएंगे। तो इतना बड़ा एरिया, इसलिए सबसे उपजाऊ वाला बेल्ट है ये। आपको पता ही होगा जो नदी बहुल क्षेत्र है ये काफी उत्पादन बेस्ड एरिया है, और जो भारत सहित दुनिया के लोगों को जीवन देने का काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चतुर्थक समूह की चट्टान, यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। तो ये हमारा चैप्टर मृदा सॉइल का चैप्टर था, और उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा आप रिकॉल करेंगे तो इसमें से जितने डाटा इंफॉर्मेशन है आपके लिए उपयोगी साबित हो जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। और केवीसी नैनो पब्लिकेशन का कोई भी किताब अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि ऑनलाइन माध्यम से सर्च करके आप घर बैठे आप केवीसी नैनो पब्लिकेशन के सारे किताब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के किसी भी एग्जाम यूपीएससी, यूपीपीसीएस का प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और कंटिन्यू अपने पढ़ाई को जारी रखें।